జాతీయవాద జర్నలిజానికి అసలైన వేదిక నేషనలిస్ట్ హబ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి. अतीक अहमद, ये इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी जानने के लिए आज हमारे साथ शांतनु गुप्ता जी है. उनसे बात करके और यूपी के बारे में और कई पॉइंट्स है उनके बारे में थोड़ा डीप विचार करने का प्रयास करेंगे. नमस्कार जी. नमस्ते. यूपी में काबा से लेके यूपी में बाबा बाना तक ये इनका योगी जी का सफ़र कैसा रहा? देखिए, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की सीट से 5 बार के सांसद रहे और 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी में नोटबंदी के बाद जो सबसे बड़ा इलेक्शन जीता वो उत्तर प्रदेश का था, जिसमें 300 से ज़्यादा सीट के साथ भाजपा सरकार आई. तो सबसे बड़ा जो मुद्दा था भाजपा के पास कि वो मुख्यमंत्री कौन होगा. तो उन्होंने एक ऐसा चेहरा चुना, क्योंकि वो जीते किसके अगेंस्ट में थे? वो करप्शन के अगेंस्ट में जीते थे, जातिवाद के अगेंस्ट में जीते थे, परिवारवाद के अगेंस्ट में जीते थे. तो उन्हें एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो तीनों की काट हो सके. तो वो योगी आदित्यनाथ सामने आया. एक योगी पे आप करप्शन का क्या आरोप लगाएंगे जिसके कोई आगे नहीं पीछे नहीं, जिसने अपना खुद का पिंडदान कर दिया, उसका परिवार नहीं. दूसरा, जातिवाद का हम कहते हैं कि जात ना पूछो साधु की. साधु की कोई जात नहीं होती, वो किसी वर्ग से किसी उससे नहीं आता. और तीसरा, परिवारवाद. जैसे बोला, उनका कोई आगे पीछे परिवार ना करप्शन का, ना जातिवाद का, ना परिवारवाद का आरोप. और एक 19 साल का एक्सपीरियंस हाथ में आता है. वो 19 साल से पार्लियामेंट में थे, मतलब उन्होंने 19 बजटरी प्रोसेस देखे हैं, 19 बजट पास होते देखे हैं. और वो कोई साधारण पार्लियामेंटेरियन नहीं थे, वो एक बहुत एंगेज पार्लियामेंटेरियन थे. मतलब मैंने अपनी किताब में जब डेटा कंपेयर करा कि 2014 से 17 तक जो वो संसद में थे, तब मैंने राहुल गांधी से उनका डेटा कंपेयर करा कि उनकी अटेंडेंस कितनी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे उन्होंने डिबेट में कितनी पार्टिसिपेट करा, प्राइवेट मेंबर बिल में कितना पार्टिसिपेट करा. तो डेटा कुछ ऐसा था. योगी आदित्यनाथ की अटेंडेंस है 80%, 85%. राहुल गांधी की है 40%. योगी आदित्यनाथ ने पूछे हैं 300 क्वेश्चन, राहुल गांधी ने पूछे 0 क्वेश्चन. योगी आदित्यनाथ ने पार्टिसिपेट किया 55 डिबेट में, राहुल गांधी ने पार्टिसिपेट किया 3 डिबेट में. और योगी आदित्यनाथ अपनी ही सरकार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि अपने एरिया के विकास के लिए. तो ऐसे जो अपना यूपी में काबा, यूपी में ऐसा बाबा आया जिसके पास 19 साल का पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस था. अपने गोरखपुर के मठ में पिछले 20 साल से जनता दरबार लगाने का एक्सपीरियंस था. और गोरखपुर मठ के, गोरखनाथ मठ के अपने 40 इंस्टीट्यूशन चलाते थे, बड़े बड़े, मतलब 400 बेड का हॉस्पिटल, 5000 लोगों का कॉलेज, स्कूल, नर्सिंग इंस्टीट्यूट, धर्मशालाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं. ये सब के एक्सपीरियंस के साथ योगी आदित्यनाथ पहुंचे. और उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने पिछले 6 साल को जो उत्तर प्रदेश को दिया, वो उत्तर प्रदेश देख रहा है आज. सर, ये बात मैंने पहले जो कहा है यूपी में काबा, ये योगी जी के आने के बाद दूसरा टर्म के इलेक्शन के तब ये गाना आया. मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि योगी जी के पहले यूपी में काबा. देखिए, योगी आदित्यनाथ के पहले उत्तर प्रदेश में एक चीज़ थी कि किस तरह से माफिया राज को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया था. वो राजनीति का पार्ट बन गया था. लोगों ने भी मान लिया था कि इस सीट से तो समाजवादी पार्टी मुख्तार अंसारी को टिकट देगी, बसपा किसी गुंडे को टिकट देगी, अतीक अहमद को टिकट देगी, और हमें उन्हें, क्योंकि वो डर था, मतलब डर से वोट किया. अगर आपके के कनपट्टी पे मैं बंदूक रख के मैं वोट ले लूँगा. तो माफिया राज एक इंस्टीट्यूशनलाइज था. 8 घंटे बिजली आना, पूरे 24 घंटे में से 8-10 घंटे बिजली आना, कोई सड़क ना होना, बहुत थोड़े से एयरपोर्ट होना, कोई विकास ना होना, धंधा ना होना, चोरी चकारी. और उत्तर प्रदेश अगर किसी चीज़ में नंबर 1 था, हम लोगों को दुख होता था. उत्तर प्रदेश की आइडेंटिटी बन गई थी, ये तो वो प्रदेश है जहाँ से चोरी चकारी. अगर उत्तर प्रदेश एक इंस्पिरेशन देता था तो केवल था बॉलीवुड की पिक्चरों को, गुंडे मवालियों की पिक्चर बनाने की इंस्पिरेशन देता था. आज उत्तर प्रदेश ऐसी बहुत सारी चीज़ इसमें नंबर 1 है. तो उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से पहले क्या था, वो केवल आप बॉलीवुड की जो गुंडागर्दी की पिक्चर है उनसे देख सकते हैं. सर, एक और बात है कि यूपी में वन ऑफ द इकोनॉमी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट देने वाला जगह है पूर्वांचल जगह. आप उधर जो भी जगह ले लीजिए, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, वाराणसी भी उसी में आता है, गोरखपुर भी उसी में आता है. ये पूर्वांचल बेल्ट पूरा योगी जी के पहले पूरा माफिया के कब्जे में था. इसको मेक्सिको बना दिए ये लोग, ऐसा लोग बोलते हैं. इसके बारे में आपका क्या राय है? आपको बड़ी मज़े की बात बताऊंगा. जब योगी आदित्यनाथ पहली बार सांसद में पहुंचे तो उनको वहाँ के एक मंत्री ने कहा, भाई मेरा गोरखपुर का दौरा है और मुझको बड़ा डर लगता है कि मैं गोरखपुर नहीं जाऊंगा, मैं तो दूर दूर से ही बस अपना कागजों में लिख दूंगा. तो योगी आदित्यनाथ को बड़ा दिल से बुरा लगा कि मेरे गोरखपुर की ऐसी छवि है. और वो गोरखपुर जब सांसद बन के वापस पहुंचे तो उन्होंने हर तरह के लोगों को बुलाया, समाज के लोगों को बुलाया, बुद्धिजीवियों को बुलाया, यंग समाज को बुलाया, NGO वालों को बुलाया, बिजनेस वालों को बताया भाई क्या क्या प्रॉब्लम है गोरखपुर की.
तो उन्होंने बताया कि 4-5 समस्याएं हैं, कैसे जातिवाद की समस्या है, कैसे जो आपने कहा कि शिकागो ऑफ द ईस्ट बन गया है, वो प्रयाग के लिए भी वो बात फेमस होती है, कैसे वहाँ पे गैंग्स वॉर होती हैं, लोग सड़क में सामान खरीदने जाते हैं, देखा गोलियाँ चल रही हैं इधर से उधर, और उसमें कई बार नॉर्मल लोग भी आहत हो जाते हैं। वहाँ पे अलग इंस्टीट्यूशनलाइज माफिया हैं, सैंड का माफिया है, चीटिंग का माफिया है, अफीम का माफिया है, स्क्रैप का माफिया है, किडनैपिंग का माफिया, गाड़ी चोरी करने के माफिया हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूशनलाइज माफियाज हैं जिनका काम ही यही धंधा था वहाँ पे, और कोई इंडस्ट्री नहीं थी, यही धंधा था वहाँ पे। कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं है, बस गोरखनाथ मठ का जो हॉस्पिटल है वही हॉस्पिटल है। तो ये सब उनको पता लगा कि ये गोरखपुर की हालत है, उसको उन्होंने वहाँ से ठीक करना शुरू करा, और गोरखपुर के नहीं पूरे ईस्ट को कैसे। और उनकी एक बड़ी अच्छी बात है कि जो माफिया है, माफिया को ख़त्म करने से पहले उसकी जो इकोनॉमिक वेन है उसको काट दो। वो स्क्रैप का धंधा करता है, वो सैंड का धंधा करता है, उस धंधे को ही बंद करवा दो, जिसका उसका धन नहीं आएगा तो असला कहाँ से खरीदेगा, लोगों को कहाँ से रखेगा। और वही मॉडल आज भी चीफ मिनिस्टर की तरह यूज़ कर रहे हैं कि बुलडोजर से उसकी जो इलीगल इकोनॉमिक इनकम का सोर्स है उसको काट दो। तो इस तरह से उन्होंने गुंडा राज को खत्म करा, पहले गोरखपुर में, पूरे उत्तर प्रदेश में। सर दूसरा बात ये हमको पता चला कि ये आपने जैसे बोला ये सैंड माफिया है, स्क्रैप लोहा का चोरी कर देते हैं, बिहार में भी होता है, यूपी में भी होता है ये लोहे का चुराई, कोल माफिया था। इन सब से हटके थोड़ा ये लोगों को अजीब भी शायद लग सकता है, मछली जो तालाब है उनका भी बहुत ये गुंडाई में हाथ। देखिए, आपको जो भी चीज़ में इकोनॉमिक इनकम थी उसमें एक माफियागिरी थी, है ना। वहाँ पे निषाद जाति काफ़ी बड़ी समाज है। निषाद लोग जो मछुआरे होते हैं, जो मछली पकड़ते हैं, मल्लार जो होते हैं, अब उसमें से बहुत सारे लोग तो भाजपा के वोटर हैं और सांसद भी भाजपा के हैं। तो जहाँ पे भी इकोनॉमिक इनकम है, वो तालाब क्या है, सरकार की तरफ से दिए जाते थे, ठेका दिया जाता था उनको। तो ठेका अगर एक है प्रोसेस से मिले, जो लायक आदमी मिले, जो आउटपुट के हिसाब से मिले, लेकिन नहीं, अब वो बंदूक की नोक से मिलेगा कि भाई ये सारे तालाब मेरे। तो जहाँ से भी इकोनॉमिक इनकम, आप उदाहरण देंगे, अफीम की खेती, जहाँ पे भी पैसा आ रहा है उसका ठेका जो एक प्रोसेस से दिया जाना है, एक टेंडर से दिया जाना है, एक ई टेंडर से दिया जाना है, वो गुंडागर्दी से, जिसकी जितनी ज़्यादा ताकत उसको उतने ज़्यादा टेंडर। तो ऐसा ही था वहाँ पर। सर एक और बात, कुछ जिले हैं, देवबंद जिसके नाम से एक जिहादी संगठन भी है, देवबंद एक माओ जहाँ से मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ते हैं, माओ ये छोड़ के अपना बस्ती वाराणसी, बुंदेलखंड, ऐसा कुछ जगह है जिधर ये इनको ऐसा क्या चोट मिल गया कि गैंगस्टर उधर मतलब उनका वो पैराडाइज बन गया था। आप ये कुछ जिलों के नाम ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जब योगी आदित्यनाथ आए तो 17 में उनका सबसे पहला जो निर्देश था अपनी सरकार को, अपने प्रशासन को, अपने पुलिस प्रशासन को खासकर, कि जो इंस्टीट्यूशनलाइज क्रिमिनल हैं, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल हैं, जिनके पास 50, 100, 200 लोगों की गैंग है, जिनके माफियागिरी के इकोनॉमिक धंधे चलते हैं, सबसे पहले उस स्क्वाड को काटो। और ऐसी लंबी फहरिस्त बनी। और आपको जान के आश्चर्य होगा, पिछले 6 साल में 11,000 ऑपरेशन किए, करीब टू बी प्रिसाइज 10,700 ऑपरेशन किए गए, जिसमें 23,000 क्रिमिनल पकड़े गए। और इन 23 क्रिमिनल को पकड़ते समय 5,000, क्योंकि सामने से गोलाबारी हुई, सामने से बंदूकें चली, तो पुलिस को सेल्फ डिफेंस में पुलिस को भी अटैक करना पड़ा। तो 5,000 लोग करीब घायल हुए और 183 मौत के घाट उतरे। तो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशनाइज रैकेट था जो हर जिलों में था, जो आपने कहा बुंदेलखंड की तरफ भी था, पूर्वांचल में भी था, अवध में भी था और पश्चिमांचल में भी था। मुजफ्फरनगर और किराना में जो गर्मी बढ़ी है, मैं इसको शिमला बना देता हूँ जून और मई की गर्मी में। ये मुजफ्फर और किराना की गर्मी क्या है? देखिए, मुजफ्फरनगर और कैराना पश्चिम के क्षेत्र हैं जहाँ पे मुस्लिम आबादी काफ़ी है। हर जिलों में कस्बों में 30% 40% मुसलमान आबादी है। और एक मुस्लिम तुष्टीकरण के अंदर उनके अपराधों को माफ़ किया गया। जब अपराधों को माफ़ करते रहेंगे तो अब देखिए, कोई भी चोर, गुंडा, मवाली, माफिया कैसे बनता है? जब आप उसके छोटे छोटे गुनाहों को नज़रअंदाज करते हैं, जब उसको पुलिस की कार्रवाई नहीं होती, जब उसको कोर्ट की कार्रवाई नहीं होती, तो धीरे धीरे उसका हिम्मत बढ़ती जाती है और वो छोटे गुंडे से बड़ा माफिया बन जाता है। ये ऐसा पश्चिम में हुआ। तो पश्चिम में जैसे कैराना में हिंदू व्यक्ति का रहना मुश्किल हो गया था, उनको घर छोड़ के जाना पड़ता था और वो तंग कर देते थे मोहल्लों में। मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे। अखिलेश यादव के समय 7 मुसलमान युवकों को जिन्होंने हत्याएं करी थी उनको पुलिस पकड़ देती है, रात में आजम खान का फ़ोन आता है, सबको छोड़ दिया जाता है। तो वो जो गर्मी थी कि भाई मैं अगर रहूँगा तो हिंदुओं को चिढ़ा के रहूँगा, मैं अगर रहूँगा तो काला बाजारी करके रहूँगा, सैंड माफिया बन के रहूँगा, गाड़ी चोरी माफिया। मेरठ में पूरी मार्केट थी सोतीगंज बोल के, जहाँ गाड़ी चोरी की गाड़ियाँ कटती थी। तो ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज क्राइम था वो कैसे मेरठ से, कैराना से, पश्चिम यूपी से खत्म हुआ, वो योगी आदित्यनाथ की देन है उत्तर प्रदेश को। सर और एक बात, योगी आदित्यनाथ जी का एक इंटरव्यू में बहुत एक अच्छा उनका वर्ड है, कुछ एक जगह में यादव लोग रहते थे और वही जगह पे कुछ मुसलमान लोग रहते थे। ये मुसलमान लोग भैंस का मांस खा के यादव के घर में फेंक देते थे। उनके सपोर्ट में योगी जी गए,
और योगी जी को भी थोड़ा दिक्कत फेस करना पड़ा, या क्या ये सच में हुआ है? देखिए ऐसे इतने सारे मामले हैं जहाँ पे पहले योगी आदित्यनाथ जब अपने स्तर पे थे, मतलब जब वो सांसद थे 2017 के पहले, तो अपने स्तर पर वो यूपी की जितनी भी माफियागिरी थी, जितनी भी ये मवालीगिरी थी, उसको अपने स्तर पर ऑपरेट करते थे, गोरखपुर के स्तर पर, पश्चिमांचल के स्तर पर, और मुख्यमंत्री उनको कोई सहयोग नहीं देता, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो मायावती हों, उनको सपोर्ट नहीं करते थे, बल्कि वो योगी आदित्यनाथ को अरेस्ट करने के उन पर झूठे केस लगा के की कोशिश करते थे। तो वहाँ का जो समाज था वो योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री उनके साथ नहीं खड़े थे, मुख्यमंत्री केवल अपने वोट बैंक के साथ खड़े थे। तो ऐसे जैसे आप बता रहे हैं, ऐसे बहुत सारे किस्से आपको यूपी में मिलेंगे। सर, एक युवा एमपी बहुत कम एज में वो उनके गुरुजी से उनको एमपी सीट और महंत बनने का अवसर मिला उनको, तो वो महंत बन गए। इतना छोटा उम्र का आदमी महंत बन गया और ऊपर से हिंदू युवा वाहिनी जैसा एक फोर्स खड़ा कर दे रहा है उनको। वो क्या बात उनको उकसाया कि वो एक पैरेलल फोर्स बनाना मजबूरी हो गया उनका? देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, 1994 में वो संत बने, महंत तो वो बाद में बने, संत बने मतलब उन्होंने संन्यास लिया, और उस समय उनकी उम्र बहुत कम थी, उनकी उम्र 22 साल थी। 22 साल में उन्होंने, और उसके पहले वो भी कॉलेज में जाते थे, उन्होंने बीएससी पढ़ा है, एमएससी का फर्स्ट ईयर पढ़ा है, पैंट शर्ट गॉगल्स बैंडाना उनके साथ उत्तराखंड में उनके साथ, उस समय उत्तराखंड नहीं था, उस समय उत्तर प्रदेश समग्र उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड नहीं था, वो भी उत्तर प्रदेश से ही आते थे। वो तो उत्तराखंड तो उनके सांसद बनने के बाद बना, वो 2 बार सांसद रह चुके थे तब तक। तो वो लड़का पूरा बैराग लेके परिवार को छोड़ के संत बन जाता है और एक तरह से महंत डेजिग्नेट हो जाता है। महंत डेजिग्नेट मतलब अगला महंत कौन होगा, उत्तराधिकारी अवैधनाथ उनको बना देते हैं 94 में, और 98 में मतलब 4 साल बाद वो उनकी अपनी राजनीतिक गद्दी पे उनको सौंप देते हैं। और 98 में 26 साल की उम्र में सबसे युवा सांसद बन के, जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो संसद में पहुंच जाते हैं। और फिर 2002 तक देखते हैं कि समाज में उस तरह बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, चाहे वो जातिवाद की कुरीतियाँ हों, चाहे वो माफियागिरी की कुरीतियाँ हों, कि वो जब संसद में जाते हैं तो गोरखपुर की और पूर्वांचल की एक नेगेटिव इमेज है, तो उसको सॉल्व करने के लिए उनके पास कोई कैडर नहीं था उसमें। पार्टी का कैडर था, लेकिन पार्टी का कैडर सोशल काम में नहीं था, वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में था। तो उनका एक सोशल कैडर था कि कैसे मैं जो हिंदू समाज में जातिवाद है उसको मिटाऊं, और जो एक गुंडागर्दी फैली है उसको बढ़ाऊं, शराब पीने की प्रथा को छुड़ाऊं, जो भी कुरीतियाँ समाज की उसको मैं अपने स्तर पर सुलझाऊं। और उनको लगा कि मठ का काम केवल रिलीजियस काम नहीं है, केवल धार्मिक काम नहीं है, को छोड़ के सामाजिक काम और सांस्कृतिक काम भी करना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी 2002 में बनाई। सर, हमने जैसा पहले बात किया था, ये जो लोग ये माफिया ये सब करते हैं, इनका पैसा कैसे निकलता हो, और हमको ये बहुत सुनने को मिलता है कि कबूतर सिस्टम, असल में ये है क्या? कबूतर सिस्टम है क्या? देखिए जितने भी माफिया हैं, जैसे मैं बताया, इनके पास 150, 200, 400 की गैंग है। हर गैंग का खाना पीना रहना, उनके असले एक बड़ी महंगी बंदूकें, चाहे वो LNG हो, चाहे कि 27 हो, चाहे ऑटोमेटिक रिवॉल्वर हो, विदेशी, ये रखते हैं। मतलब तो इनके पास बड़ा एक साम्राज्य है। तो साम्राज्य कैसे कमाते हैं, इनके 4-5 तरीके हैं। हर तरह का जो धंधा है उसमें माफियागिरी करते हैं, चाहे वो सैंड का है, चाहे वो स्क्रैप का है, और फिर ये सारा जो पैसा आता है वो कैश में आता है। फिर इसकी मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। तो अभी आपको देखेंगे अतीक अहमद और उसके गैंग पे ईडी के बहुत सारे केस चलेंगे। अभी तो पहली बार ये 40 साल में इन पे केस शुरू हुए हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, आपके दर्शकों को भी, कि 40 साल के अतीक अहमद के, मुख्तार अंसारी के, इन पे ये जेलों में तो हैं, लेकिन जेलों से चुनाव जीत रहे हैं। हाँ। इन पे कोई आज तक वर्डिक्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया वर्डिक्ट? क्योंकि जजेस ने अपने आप को रिक्रूज कर दिया। कहा जज के बाद जज अपने आप को केस से हटाते गए, और 11वें जज ने आके इलाहाबाद में उनको बेल दे दी। हाँ। और सारे जितने भी गवाह थे वो हॉस्टाइल हो गए, वो डर के मारे कौन जाएगा, क्योंकि वो जाएगा तो बाहर निकला तो उसको भून दिया जाएगा, उसको गोलियों से मार दिया जाएगा। तो जब ये पैसा जो इलीगल तरह से कमाया जाएगा, इसको कैसे वाइट करें, इसको कैसे इधर से उधर करें, वो मनी लॉन्ड्रिंग। इनका सबका सपना है कि मुझे दाऊद इब्राहिम बनना है, तो दाऊद इब्राहिम बनने के लिए कबूतरबाज मतलब मनी लॉन्ड्रिंग। तो इधर से उधर पैसा कैसे भेजना है, उसको कैसे मरवाना है, उसके खाते में कैसे, विदेश में कैसे पैसा भेजना है। तो जितने भी आपको एलिमेंट्स दिखेंगे माफियागिरी के, जो आप पिक्चरों में देखते हैं, वो अतीक अहमद, वो मुख्तार अंसारी, जितने भी सपा और बसपा पोषित जो माफिया हैं, उनके साथ ही सब मिलेंगे आपको। सर, फाइनल क्वेश्चन, आप बहुत लोकप्रिय इंसान हैं, आप मूवी वगैरह के बारे में भी बहुत अच्छा कहते हैं। मैं आपसे एक सोशल मीडिया में जो बात बहुत चल रही है वो बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, जितना भी नाम लीजिए, इन सब को देख के साउथ के लोगों को ज़्यादातर गैंग्स ऑफ वासेपुर का याद आ रहा है। क्या कुछ रिलेट है? दीदी, गैंग्स ऑफ वासेपुर अभी जो झारखंड का एरिया है, जो बिहार से कट के बना है, उस एरिया के ऊपर कोल के माफिया, स्टील के माफिया, स्क्रैप के माफिया पर बेचते हैं। लेकिन जो पूर्वांचल का आप देखेंगे, उसका भी सेम फैब्रिक है, सेम थीम है। और मुख्तार अंसारी,
अतीक अहमद, विकास दुबे और बहुत सारे इस तरह के जो गैंगस्टर हैं, जो माफिया हैं, उनके भी यही सब धंधे थे। यही गोरख धंधों से उन्होंने आपको इकोनॉमिकली एम्पावर करा और उससे उन्होंने अपनी माफियागिरी बढ़ाई। तो जो गैंग्स ऑफ वासीपुर में दिखता है वो उत्तर प्रदेश में होता था, वो उन्होंने टीवी में दिखा दिया, वो उत्तर प्रदेश में होता था। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने उस सबको ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज कर दिया है और जो बचे कुछ हैं वो अंतिम सांसें ले रहे हैं, वो भी उनके कुछ कार्यकाल में खत्म हो जाएंगे। सर फाइनली एक बात, जब योगी जी का चुनाव हो रहा था 2022 यूपी, कर्नाटका में हिजाब का इश्यू आया, तो कुछ लोग इधर का कर्नाटका का इश्यू को लेके जाके यूपी में जोड़ दिए थे। अभी कर्नाटका में इलेक्शन हो रहा है, अतीक अहमद का केस ला के इधर जोड़ दिए। ये वांटेडली होता है कि ये मतलब इसका फ्रेमवर्क क्या होता है पूरा? देखिए, मुझे तो लगता है वांटेडली होता है। कांग्रेस ने पूरे देश को एक मुस्लिम अपीजनेट की राजनीति सिखाई। उन्होंने कहा कि राजनीति को एक इजी ट्रैक बना दो। कैसे बताओ? मुस्लिम को तुष्टिकरण करो, उनका वोट ले लो, उनको हिंदुओं से डराओ, उनका वोट ले लो, और हिंदू समाज को जातियों में बांट दो। उसको हिंदू मत बोलो, उसको बोलो ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये दलित है, ये यादव है, ये एससी है, ये एबीसी है। उसको ऐसे बांटो और उनको अलग अलग लेके वोट ले लो। अगर आपको 2-3 वोट बैंक मिल गए तो आपकी सरकार 25-30% में फर्स्ट पास द पोल सिस्टम में आपकी सरकारें बन जाएंगी। ये सबको सिखा दिया कांग्रेस ने। सब पहले खुद करा, शाबानो के सबको पता है, राजीव गांधी का, फिर ये टीएमसी को सिखाया, ये बीआरएस टीआरएस को सिखाया, ये एनसीपी को सिखाया, ये अब तो शिवसेना तक को सिखा दिया है, जो एक हिंदू पार्टी मानी जाती थी। ये सपा से बसपा को सिखा दिया। तो ये वांटेड एलिमेंट ढूंढते हैं कि भाई इसमें मैं मुस्लिम बैंड को केटर कैसे करूं। तो देखिए, कर्नाटका के चुनाव में किसको लाया गया? इमरान प्रतापगढ़ी को लाया गया। इमरान प्रतापगढ़ी कौन है? जो उत्तर प्रदेश से आता है। मुरादाबाद से उसने लोकसभा का चुनाव लड़ा तो वो चौथा आया, मतलब ना दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, वो चौथा है। उसकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन उसको 1.5 साल बाद राज्यसभा से सांसद बना दिया। जब पवन खेरा ने लिखा कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी, बड़े बड़े जो लीडर थे कांग्रेस को, उनको नहीं मिली राज्यसभा। इनको क्यों मिली? क्योंकि ये हिंदू हेट स्पीच देते थे। ये बोलते थे कि अगर भेड़िए सामने से आ जाएं, भेड़िए पता नहीं कौन है, वो हिंदुओं को बोल रहे हैं, साफ पता लग रहा है, तो मरो भी तो 4-6 को मार के मरो। मतलब ये इनकी शायरी है। कोई शायरी इनकी सुंदर शायरी नहीं है। वो कोई प्यार मोहब्बत पे, अमन चैन पे नहीं शायरी कर रहे हैं, वो इस पर शायरी कर रहे हैं। फिर उनकी एक शायरी है, अतीक अहमद जैसा सदियों में नहीं होगा। मतलब अतीक अहमद उनके लिए आइडल हैं। अतीक अहमद उनके घर पे आते हैं, कहते हैं आज उन्होंने हमारे घर को पवित्र करा, ऐसा कुछ लिख रहे हैं। अतीक अहमद कह रहे हैं ये तो हमारे दिल का टुकड़ा है। मतलब स्टेज पे दोनों की आपस में प्यार मोहब्बत दिख रही है। ऐसे व्यक्ति को जो प्रो अतीक सामने से, ऐसा नहीं कि फोटो खिंच गई, फोटो तो देखिए सामाजिक लोगों की किसी के साथ भी खिंच जाती है, वो इसके बारे में बोल रहा है, वो इसके बारे में बोल रहे हैं, उसके घर आ रहा है, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति को 2 हेलीकॉप्टर देके स्टार प्रचारक में सचिन पायलट को हटा के, शशि थरूर को हटा के स्टार प्रचारक में, जिसको कन्नड़ा नहीं आती, उसका कोई और इसकी एट्रीब्यूट नहीं है, उसको उत्तर प्रदेश से लाके यहाँ पे 2 हेलीकॉप्टर देके छोड़ा जाता है, केवल वोट को पोलराइज करने में। किसी तरह से मुसलमानों को सिग्नल दे, देखो हम ऐसे व्यक्ति को भी सपोर्ट करेंगे, आपको तो करेंगे ही, इसलिए हमें वोट दो। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस की बहुत पुरानी साजिश है, लेकिन अब जनता समझ गई। आप जैसे चैनल 24/7 मीडिया, सोशल मीडिया, अब ये मेरे ख्याल से जो ये 35 जिनको हम बोलेंगे, ये मेरे ख्याल से कांग्रेस के चल नहीं पाएंगे। థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ అవైలబిలిటీ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, 10 మందికి షేర్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి. నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగునాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి. ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.